हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बोल रहा है एक्सप्लेन बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम विद सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे इसमें सब कुछ ही पूछ लिया जितने भी प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये होता है जॉब्स विद सिमिलर रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड इन बैचेस। नाम से पता चल रहा है बैच प्रोसेसिंग, यानी कि आपका जो प्रोसेस होगा वो बैच में होगा, लाइक एक साथ कई सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जिसका सिमिलर रिक्वायरमेंट्स होता है, जो भी जॉब्स होते हैं जिसका सिमिलर रिक्वायरमेंट होता है, उन सबको एक साथ कलेक्ट कर लिया जाता है और उन सबको एक ही साथ एग्जीक्यूट कर दिया जाता है बैच में। ठीक है, यूजर इंटरेक्शन इज मिनिमल, द सिस्टम प्रोसेसेस जॉब्स वन आफ्टर अनदर। ठीक है, इसमें यूजर इंटरेक्शन बहुत कम होता है। भाई एक बार जब आपने बैच बना के काम को स्टार्ट कर दिया तो अब अपना सीपीयू काम कर रहा है, उसके बीच में अब यूजर इंटरेक्शन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें सिस्टम प्रोसेस जो होता है वो अपना एक के बाद एक काम खत्म किया फिर दूसरा शुरू करे, मतलब जो बैच के अंदर जितने भी काम है, एक खत्म हुआ फिर दूसरा हुआ फिर तीसरा हुआ चौथा हुआ, ये करते जाएगा बैच के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अर्ली आईबीएम मेन फ्रेम सिस्टम। तो एग्जाम्पल के तौर पर जो अर्ली आईबीएम में जो सिस्टम होता था उसमें आपका बैच प्रोसेसिंग किया जाता था। एक साथ आपने सीपीयू को काम एलोकेट कर दिया, अब सीपीयू अपना कर रहा है। ठीक है, इसके एडवांटेज है एफिशिएंट फॉर लार्ज रिपीटेटिव जॉब्स। ठीक है, तो इसका एडवांटेज है जहां पे आपको लार्ज काम दिया है और लाइक आपको मतलब क्या बोलते हैं रिपीटेटिव जॉब है, लाइक वो एक साथ आपको काम करना ही है। तो आपने क्या किया कि काम लगा के छोड़ दिया बैच के अंदर, अब सारा काम अपना होते जा रहा है एक के बाद एक। इसमें कोई पैटर्न नहीं करना है आपको कि भाई ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। ऐसा जगह पे बैच प्रोसेसिंग नहीं हो सकता। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग मतलब जहां पे आपको एक साथ कई सारे काम कर रहे हैं तो वहां पे आपने बैच प्रोसेसिंग कर दिया। इसके डिसएडवांटेज है नो इमीडिएट आउटपुट, पुअर फॉर इंटरैक्टिव टास्क। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज जो है ये आपका इमीडिएट आउटपुट नहीं देगा। लाइक आपने मान लीजिए आपने प्रोसेस 1 से लेकर प्रोसेस 10 को बैच प्रोसेसिंग में लगाया है, तो अब ऐसा नहीं होगा प्रोसेस 1 खत्म हो गया तो आपको प्रोसेस 1 का आउटपुट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आउटपुट एकदम जब आपका P1 से लेकर P10 पूरा खत्म हो जाएगा तब जाके आउटपुट दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इमीडिएट आउटपुट नहीं मिलता है और इसलिए ये इंटरैक्टिव टास्क के लिए सही नहीं होता, जहां पे आपको मतलब टास्क का रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है, वहां के लिए ये चीज सही नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है दूसरा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये होता है सीपीयू टाइम इज डिवाइडेड इनटू टाइम स्लाइस एंड एलोकेट टू मल्टीपल यूजर स्लैश प्रोग्राम। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग नाम से ही पता चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहां पे टाइम जो होता है ना वो डिफरेंट प्रोसेस के लिए एलोकेट किया जाता है, समझे। यानी कि सीपीयू जो अपना टाइम होता है वो टाइम स्लाइस में मतलब टाइम स्लाइस में उसको बांट देता है और फिर मल्टीपल यूजर और प्रोग्राम जो आता है वो अपने उस टाइम स्लाइस में अपना काम करता है। ठीक है, आपने इसी प्लेलिस्ट में देखा था ना राउंड रॉबिन, उसमें भी क्या हो रहा था, वही हो रहा था ना कि भाई टाइम प्रोसेस फिक्स कर दिया टाइम कि भाई 2 सेकंड करना होगा उसके बाद तुमको आउट होना पड़ेगा। तो वही चीज है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, प्रोवाइड्स क्विक रिस्पॉन्स एंड सपोर्ट इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग। इसमें क्या होता है कि आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे ही काम खत्म हुआ तुरंत उसका आपको रिजल्ट दिख जाएगा और आपको इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग भी होता है। लाइक आप टाइम मतलब प्रोसेस को इंटरैक्ट भी कर सकते हो, लाइक कि आपको अगर मान लीजिए चेंज करना है, किसी को इमीडिएट में काम पे ले जाना है तो वो सब चीज आप कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हो गया यूनिक्स और विंडोज सर्वर जो होते हैं वो सब आपके किसका है, टाइम शेयरिंग का है। क्योंकि यहाँ पे यूनिक्स में भी आप ऐसे टाइम स्लाइस के अंदर अपने काम को कर सकते हो, विंडोज में भी मल्टी यूजर मोड में आप काम कर सकते हो, विंडोज का जो भी सिस्टम है यूज कर सकते हो अपने टाइम स्लॉट्स के अंदर। ठीक है, एडवांटेज है इसका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू एंड इंटरैक्टिव यूज। ठीक है, तो इसका एडवांटेज है कि आप सीपीयू को एकदम अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो। ठीक है, कि लाइक आपका सीपीयू का जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से आप टाइम स्लॉट लगा लेते हो और अच्छे से सीपीयू को यूटिलाइज कर पाते हो और इंटरैक्टिव यूज भी कर पाते हो इसका। डिसएडवांटेज है रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग एंड हाई ओवरहेड। ठीक है, तो इसके लिए आपको भाई कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा टाइम किसको देना है, कौन सा प्रोसेस कितना टाइम खाएगा, है ना। तो वो सब चीज सोचने में वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। साथ में इसको हाई ओवरहेड भी रहता है, लाइक कि बहुत जन वेट करते रहता है नेक्स्ट अपने टाइम का वेट, है ना। जैसे प्रोसेस अपना वेट करते रहता है कि मेरा टाइम स्लाइस नेक्स्ट कब आएगा, तो इसकी वजह से ओवरहेड बहुत बढ़ जाता है टाइम शेयरिंग में। फिर आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये होता है डिजाइन टू प्रोसेस टास्क विद इन स्ट्रिक्ट टाइम डेडलाइंस। ठीक है, तो रियल टाइम नाम से ही पता चल रहा है जहां पे आपको रियल टाइम में रिजल्ट चाहिए, मतलब तुरंत जो काम चल रहा है प्रोसेस वो रिजल्ट भी शो करते रहे उसी वक्त, है ना। तो वही होता है कि जहां पे आपको टाइम का बहुत स्ट्रिक्ट रहता है कि मेरे को इतना ही लाइक तुरंत रिजल्ट चाहिए, वहां पे यहाँ पे आपका ये नहीं हो सकता कि बाद में रिजल्ट आ जाना या फिर फेलियर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता रियल टाइम में। ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसमें दो तरह के होते हैं, हार्ड रियल टाइम, जैसे डेडलाइन मस्ट ऑलवेज बी मेट, एग्जाम्पल फॉर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। तो हार्ड रियल टाइम में होता है कि डेडलाइन अगर जो दिया हुआ है वो किसी भी हालत में उसी डेडलाइन के अंदर काम होना ही चाहिए, समझे। जैसे आपका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम हो गया, वहां पे अगर मान लीजिए फ्लाइट कंट्रोल जो मान लीजिए बात कर रहा है फ्लाइट वाले नीचे, है ना, मेन इससे बिल्डिंग से, तो वो कैसे करेगा? अगर मान लीजिए वहां पे किसी तरह का एरर आ गया तो फिर तो भाई पूरा फ्लाइट सिस्टम ही खराब हो जाएगा, है ना। तो वही होता है हार्ड रियल टाइम। फिर आता है सॉफ्ट रियल टाइम, मतलब कि ओकेशनल डेडलाइन मिसेस एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो सॉफ्ट रियल टाइम में होता है कि कभी कभी अगर डेडलाइन मिस हो जाता है तो भी चल जाएगा, बट इसका भी टारगेट वही रहता है कि डेडलाइन के अंदर ही काम होना चाहिए। बट हाँ, अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा डेडलाइन मिस भी हो जाता है तो भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट रियल टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर वीडियो स्ट्रीमिंग, तो वीडियो स्ट्रीम हो रहा है, किसी कारणवश बीच में वीडियो पॉज हो गया तो उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं हो गया, है ना, तो उसी को बोलते हैं सॉफ्ट रियल टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे देख लिए VxWorks, QNX, RT Linux, ये सब जो है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। एडवांटेज है प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल, ठीक है। तो इसका एडवांटेज है कि ये प्रेडिक्टेबल होता है कि हाँ भाई तुरंत आपको वैल्यू दिख रहा है तो पता है, हाँ प्रेडिक्टेबल है कि आउटपुट इतनी देर में आ जाएगा, 5 सेकंड में, 2 सेकंड में, है ना। और रिलायबल भी होता है क्योंकि ये आपको टाइम टू टाइम, मतलब एकदम रियल टाइम में आपको हर चीज दिख रहा होता है। फिर आता है डिसएडवांटेज, लिमिटेड मल्टीटास्किंग एंड एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें आप मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते हो क्योंकि बहुत कम ही मल्टीटास्किंग हो पाता है, और ये एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि भाई ये सब जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये एक्चुअली कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, है ना। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और एग्जांपल ले सकते हो, जो आपका हॉस्पिटल वगैरह में जो मशीन वगैरह लगा रहता है वो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का है ना। मान लीजिए ऑपरेशन हो रहा है और वो मशीन जो दिखता है जिसमें हार्ट बीट वगैरह दिखता है वो बंद हो जाएगा तो भाई कितने देने पड़ जाएंगे, पेशेंट उठ जाएगा, है ना। तो वो होता है हार्ड रियल टाइम का एग्जांपल, ठीक है। तो ये हो गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये क्या होता है, रन्स ऑन मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स अपीयरिंग एज अ सिंगल सिस्टम टू द यूजर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है कि मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर पे रन करता है, ठीक है, और ये सिंगल सिस्टम दिखता है एज अ यूजर के लिए, ठीक है। मतलब एक यूजर के लिए वो सिंगल सिस्टम दिखता है, बट ये मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर को एक साथ काम में लाता है। नाम से पता चला डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग कंप्यूटर के साथ, ठीक है। प्रोवाइड्स रिसोर्स शेयरिंग एंड लोकल लोड बैलेंसिंग, तो ये आपको हाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो यानी कि बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर यूज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो रिसोर्स होगा वो भी सबके साथ शेयर होगा। तो वही होता है कि रिसोर्स शेयरिंग होता है और लोड बैलेंसिंग भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हो गया, ये सब एग्जाम्पल है, आप इसको याद कर सकते हो। लोकस, मॉडर्न क्लाउड बेस्ड सिस्टम जो होता है, जो अभी मॉडर्न क्लाउड बेस्ड सिस्टम जो होता है वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, यानी कि अलग अलग कंप्यूटर वाला लोग वो क्लाउड बेस्ड को यूज करता है ना, अपने हिसाब से। फिर देखिए एडवांटेज है हाई परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, इसका परफॉर्मेंस बहुत हाई रहता है और रिलायबल भी रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक जगह से अगर मान लीजिए एक कंप्यूटर से अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कनेक्शन कट भी गया तो इससे दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दूसरा अपना कंप्यूटर कनेक्टेड है उसके साथ, ठीक है। तो ये रिलायबल होता है, परफॉर्मेंस भी हाई रहता है। डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्स डिजाइन एंड कम्युनिकेशन ओवरहेड, ठीक है। तो इसका डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और कम्युनिकेशन जो होता है उसका ओवरहेड भी हो जाता है। लाइक मान लीजिए 10 कंप्यूटर को एक ही रिसोर्स चाहिए, तो इससे क्या होता है कि उस रिसोर्स पे बहुत लोड रहता है कि ये गया फिर उसको मिलेगा फिर इसको मिलेगा, तो ये क्या हो गया, इसका थोड़ा सा ओवरहेड बहुत बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन ओवरहेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सबके बारे में, भाई बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, सबके बारे में, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर बी। तो ये बोल रहा है डिस्क्राइब द ऑपरेटिंग सिस्टम व्यू ऑफ फाइल मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड जनरल ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। आपसे क्या पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का व्यू क्या होता है फाइल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम व्यू ऑफ फाइल मैनेजमेंट is to provide user with the structured way of storing, retrieving and organizing data, ठीक है। नाम से पता चला ऑपरेटिंग सिस्टम व्यू ऑफ फाइल मैनेजमेंट, यानी कि फाइल मैनेजमेंट का व्यू कैसा होगा, वो कैसे होता है। तो ये क्या होता है कि एक तरह का यूजर को प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर वे, है ना, कि स्ट्रक्चर वे प्रोवाइड करता है ताकि यूजर जो है वो अच्छे ढंग से डेटा को स्टोर कर पाए, फिर उसको अच्छे ढंग से रिट्रीव भी कर पाए, है ना, और अच्छे ढंग से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख पाए, समझे। तो वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम व्यू। अब देखिए इसमें क्या होता है, फाइल्स आर स्टोर्ड इन डायरेक्टरीज फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई फाइल्स वगैरह जो होते हैं ना वो डायरेक्टरी के अंदर सेव होते हैं, लाइक फोल्डर के अंदर, है ना, ताकि आप अच्छे ढंग से उसको ऑर्गेनाइज कर पाओ।
आप नॉर्मल लाइफ में भी समझिए ना कि आप अपना एक बीसीए नाम का फोल्डर बनाया हो, बीसीए के अंदर आप एक फर्स्ट सेमेस्टर नाम का फोल्डर बनाया हो, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने एक बीसीएस 012 नाम का फोल्डर बनाया है, तो ये क्या हो रहा है, आपने स्ट्रक्चर वे में काम करते जा रहे हो, है ना। आपको फिर ढूंढने के लिए ये कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ है वो कहाँ है, आप तुरंत जाके फोल्डर पे क्लिक करोगे, आपको पता चलेगा हाँ बीसीएस 12 जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का, तो बीसीए में गए, फर्स्ट सेमेस्टर पे क्लिक किए, फिर बीसीएस 12 मिल गया आपको, ठीक है। तो यही जो होता है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का व्यू होता है ना। इसमें जो फाइल वगैरह रहते हैं डायरेक्टरी में अच्छे से स्टोर किए जाते हैं। डायरेक्टरीज में भी अरेंज इन डिफरेंट स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी जो होता है वो अपने जैसा यूजर को नीड है उस हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर में हो सकता है अरेंज किया गया हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है कि अलग अलग ये 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखते हैं। तो देखिए 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ईच यूजर हैज देयर ओन डायरेक्टरी, है ना। तो यहाँ पे जितने भी यूजर होते हैं सिस्टम पे सबका अपना अलग डायरेक्टरी होता है। प्रिवेंट्स नेम कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूजर, इसमें क्या रहता है कि जो यूजर का जो नेम वगैरह होता है उसको भी कन्फ्लिक्ट मतलब रोकता है। लाइक अगर मान लीजिए दोनों का नाम राहुल है, तो जिसने पहले दे दिया उसको राहुल का राहुल मिल गया, दूसरे को बोलेगा कि आप नेम चेंज कर लो या फिर राहुल के आगे 1 2 3 लगा लो, तो ये सब प्रिवेंट करता है 2 लेवल डायरेक्टरी में। उसका आता है सपोर्ट यूजर लेवल फाइल मैनेजमेंट, इसमें आपको यूजर लेवल फाइल मैनेजमेंट को भी सपोर्ट किया जाता है ताकि अपना यूजर अपने स्तर से फाइल को मैनेज कर पाए। फिर इसका लिमिटेशन है कि डज नॉट सपोर्ट फाइल शेयरिंग अमंग यूजर, इसमें आप 2 लेवल डायरेक्टरी में फाइल को शेयर नहीं कर पाओगे अपने यूजर के साथ, लाइक आप अपने दूसरे को भेजना चाह रहे हो वो सब नहीं कर पाओगे, समझे। तो इसका एग्जांपल के तौर पे देखिए डायग्राम कि एक रूट है, रूट के अंदर एक यूजर है ना। तो ये यूजर 1 हो गया, अब यूजर 1 का अपना फाइल 1 फाइल 2 है ना। फिर इसी तरह से रूट के अंदर दूसरा यूजर है, दूसरा यूजर का फाइल 1 फाइल 2 है ना। तो इस ढंग से कई सारे यूजर हो सकते हैं, उनके अंदर का अपना डेटा जो भी है वो है, पर यहाँ पे यूजर 1 जो है वो अपना फाइल को यूजर 2 के साथ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही हो गया 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। फिर आता है असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, तो ये क्या होता है, अलाउ डायरेक्टरीज एंड फाइल टू बी शेयर्ड बाय क्रिएटिंग लिंक्स, ठीक है। तो असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी में क्या होता है ना कि उसमें तो हम लोग डायरेक्टरी को शेयर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग ना डायरेक्टरी और फाइल वगैरह को शेयर कर सकते हैं लिंक बना के, है ना। उसका लिंक क्रिएट कर दिया और फिर लिंक को शेयर कर दिया, तो उससे डायरेक्टरी हम लोग का शेयर हो जाएगा। ग्राफ इज असाइक्लिक यानी कि नो लूप्स इंश्योरिंग नो सर्कुलर पाथ, ये जो ग्राफ होता है वो असाइक्लिक होता है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई साइकिल क्रिएट नहीं होता है, यानी कि कोई लूप नहीं क्रिएट होता है। लाइक कोई ए पे गया फिर बी पे गया, बी से फिर वापस ए पे आ गया, तो इससे क्या होता है लूप बन गया। तो ये चीज असाइक्लिक ग्राफ में नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई भी सर्कुलर पाथ नहीं रहता है। यूजफुल फॉर शेयरिंग फाइल्स बिटवीन यूजर विदाउट डुप्लीकेटिंग देम, ठीक है। तो ये आपका यूजफुल होता है जब आप यूजर के बीच में आप फाइल शेयर करना चाहते हो बिना डुप्लीकेट किए हुए, तो आप असाइक्लिक ग्राफ से कर सकते हो। लिमिटेशन क्या है, तो रिक्वायर्स केयरफुल मैनेजमेंट टू अवॉइड डैंगलिंग रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केयरफुल मैनेजमेंट करना होता है ताकि आपका डैंगलिंग रेफरेंस, लाइक मान लीजिए कोई ऐसा मतलब अगर आप भेज रहे हो तो आपको उसका लिंक एकदम प्रॉपर क्रिएट करना होगा ताकि वो उस डायरेक्टरी के अंदर जाके उस फाइल या उस फोल्डर को अच्छे से एक्सेस कर पाए, समझे। एग्जाम्पल के तौर पे शेयर प्रोजेक्ट फोल्डर इन यूनिक्स सिस्टम, मान लीजिए हम एक प्रोजेक्ट फोल्डर को यूनिक्स सिस्टम में शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है इसी को शेयर कर सकता हूँ, है ना। इसका लिंक बना दिया और इसको शेयर कर दिया, या फिर मैं यूजर 1 करके शेयर कर सकता हूँ। लाइक प्रोजेक्ट के अंदर एक यूजर नाम का डायरेक्टरी है, मतलब यूजर 1 वाला है, और यूजर 1 चाहता है कि मैं अपना जो डायरेक्टरी है वो शेयर कर दूं, तो मैं उसको भी शेयर कर सकता हूँ, समझे। तो यहाँ पे आप फाइल को भी शेयर कर सकते हो और पूरा डायरेक्टरी को भी शेयर कर सकते हो। तो यही हो गया आपका असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी। फिर पूछा है जनरल ग्राफ डायरेक्टरी क्या होता है वो बताओ। तो ये होता है एक्सटेंड असाइक्लिक ग्राफ बाय अलाउइंग साइकिल्स, ठीक है। तो ये जनरल ग्राफ जो होता है ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें आप क्या है कि नो लूप वगैरह नहीं हो सकता, साइकिल नहीं हो सकता। तो ये जनरल ग्राफ में क्या होता है कि ये साइकिल को भी अलाउ करता है, यानी कि लूप को भी अलाउ करता है, समझे। प्रोवाइड्स मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या होता है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन को एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता है कि आप उसको किसी भी ढंग से काम में ला सकते हो, ठीक है। सपोर्ट शेयर डायरेक्टरीज एंड लिंक, इसमें आप शेयर डायरेक्टरी और लिंक को शेयर कर सकते हो। इसका लिमिटेशन है साइकिल में कॉज प्रॉब्लम लाइक इनफाइनाइट लूप ड्यूरिंग ट्रैवर्सल, ठीक है। तो इसका लिमिटेशन ये है कि वो जो साइकिल आपने बनाया है, लूप जो बनाया है, उसकी वजह से कभी कभी हो सकता है कि आप एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाओ जब आप ट्रैवर्स कर रहे हो, समझे। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए जनरल ग्राफ डायरेक्टरी का क्या हो सकता है कि एक ए डायरेक्टरी है, ए डायरेक्टरी के आपने अंदर बी डायरेक्टरी बनाया है, बी डायरेक्टरी के अंदर आपने सी डायरेक्टरी बनाया और सी डायरेक्टरी के अंदर आपने वापस से ए डायरेक्टरी बनाया, यानी कि सी डायरेक्टरी के अंदर आपने ए डायरेक्टरी को फिर से कॉल कर दिया है। तो यहाँ पे देख रहिए क्या बन गया, एक साइकिल बन गया कि ए से बी पे गए, बी से सी पे, सी पे ए, सी से वापस ए पे आए और फिर ए से बी पे गए, फिर बी से सी पे।
ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें आपको जनरली डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पूछा था। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ गया। वीडियो समझ में आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।